नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि स्वर्ण रौप्य माणिक्य वसन अपि पूरिता तथापि प्रार्थ अंतेव कृषकान भक्त तृष्णया। अर्थात व्यक्ति सोने चांदी माणिक्य और वस्त्र सभी चीज़ों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी जो पेट की भूख है वो अंततोगत्वा भोजन ही मिटाता है, और भोजन की प्राप्ति कृषि से होती है। और कृषि का स्वस्थ होना और किसान का सशक्त होना, इन दोनों बातों का आपस में परिपूर्णता होना बहुत ही ज़रूरी होती है। कृषि का स्वस्थ होने से मेरा अभिप्राय है कि हम जो पैदावार करते हैं वह स्वस्थ होनी चाहिए, कीटों के प्रकोप से वह दूर रहनी चाहिए, कीटों का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाना चाहिए ताकि हमारी फसल को वो प्रकोपित ना करे। इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पॉली हाउसेज में किस प्रकार से एकीकृत कीट प्रबंधन किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे कार्यक्रम में आज विशेष रूप से आमंत्रित हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। डॉक्टर दीपिका जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दर्शकों, हम आपको डॉक्टर साहब का परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर दीपिका जी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में कीट विज्ञान में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, और आज के विषय पर हम इनसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा किसान बागवान या जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहा है वो इनके द्वारा दी गई जानकारी का अवश्य लाभ उठाएगा। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा कि व्यक्ति हर चीज़ से परिपूर्ण होने के पश्चात भी भूख तो भोजन से ही मिटेगी, और भोजन की प्राप्ति के लिए कृषि का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पहले खुले खेतों में कृषि की जाती थी, लेकिन आज जो है सुरक्षित खेती का दौर आ गया है, पॉली हाउसेस का दौर आ गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सुरक्षित खेती से आपका क्या अभिप्राय है? पहले तो ये कार्यक्रम देख रहे सभी किसान एवं बागवान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि संरक्षित खेती क्या है, ये एक इस तरह की खेती है जिसमें हम फसलों को प्रोटेक्टेड या फिर संरक्षित रूप से साल भर ले सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। पहले क्या हम जानते हैं कि हिमाचल जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ ये फल फ्रूट बोल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फलों की खेती यहाँ बहुत अच्छे से की जाती है, लेकिन अब हम देखते हैं कि लोग सब्जियों की तरफ बहुत जाने लग गए हैं। हम लोग सब्जियाँ और फूल बहुत ज़्यादा हमारे किसान लगा रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन भी बहुत देखने को मिल रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत जलवायु परिवर्तन हो गया है, तो कृषि में आर्थिकी जो बहुत सारे हमारे मध्यम और छोटे वर्ग के किसानों की निर्भर करती है, और जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें काफ़ी हानि उठानी पड़ रही है। कभी हम देखते हैं सूखा पड़ जाता है, कभी अत्यधिक बारिश हो रही है ना। तो इस तरह से उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ संरक्षित खेती। और डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वैसे हमारे जो पहले यदि हम प्रदेश को परिभाषित करें तो हमारे प्रदेश को सेब राज्य के रूप में ही जाना जाता था। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि आज वो दौर आ गया है कि हम सब्जियों के लिए भी जाने लगे हैं। हमारा सोलन जिला टमाटर के लिए बहुत मशहूर हो गया है, फूलों की खेती हो रही है, और आपने कहा कि सुरक्षित खेती के दौर से आज हमारा किसान दिनों दिन जो है प्रगति कर रहा है। डॉक्टर साहब, सुरक्षित खेती में किन किन फसलों का हम जो है पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, और सुरक्षित खेती के माध्यम से क्या ये पैदावार अच्छी हमारे किसान बागवानों को मिल रही है? देखिए, एक सुरक्षित खेती में हम हर तरह की सब्जी, बहुत सी सब्जी जो गैर मौसमी हो चाहे मौसमी हो, तो वो हम लगा सकते हैं। जैसे कि आजकल टमाटर की खेती, शिमला मिर्च की खेती, खीरे की खेती, कद्दू वर्गीय सभी सब्जियों की, यहाँ तक कि हरी सब्जियों की खेती भी हम पॉली हाउस में या ग्रीन हाउसेस के द्वारा कर रहे हैं। साथ ही में मैंने बहुत देखा है कि अब कार्नेशन, बहुत से यूस्टोमा, जिप्सोफिला, इस तरह के फूलों की खेती भी हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा की जा रही है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो पैदावार यहाँ पे बहुत अच्छी है, लेकिन कीट जो है ग्रीन हाउस फसलों में, सब्जियों का चाहे फूलों का, एक बहुत बड़ा उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो डॉक्टर साहब, सुरक्षित खेती को ही क्यों प्रकोपित करते हैं कीट?
देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो संरक्षित खेती है वहाँ का जो तापमान है वो हमने संरक्षित किया हुआ है, गर्म रहता है, वहाँ नमी काफ़ी रहती है और साथ ही वहाँ पे नमी और तापमान होने के साथ साथ प्रचुर मात्रा में खाना मिलता है, जिसकी वजह से बीमारियाँ और कीट भी ज़्यादा उभर के आते हैं, क्योंकि वहाँ नमी अच्छी है, मौसम अच्छा है, एक साथ उनको अच्छी गर्म मौसम मिल रहा है और कंपटीशन कोई नहीं है जी। साथ ही कुछ हमारी जो ओपन कंडीशंस होती है वहाँ कुछ मित्र कीट हमारे होते हैं जो उन कीटों के शत्रु कीट हैं, प्राकृतिक शत्रु है ना, वो हमारे संरक्षित खेती के अंदर नहीं जा पाते। तो संरक्षित खेती में प्राकृतिक की शत्रु ना होने की वजह से भी ये कीट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ जी, और जिस कारण हमारी फसलों को जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात करी कि क्यों इसमें ज़्यादा होते हैं, तो इसके प्रबंधन के लिए आप कहना चाहेंगे? मैं जहाँ तक मुझे ध्यान है कि इसमें हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, है ना, प्रिवेंशन करने से भी इससे हम बच सकते हैं, इसकी जो है मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर, और इसका मैनेजमेंट होना चाहिए। मैं चाहूँगा इस पर आप किसान बागवानों को स्टेप बाय स्टेप समझाएं। ठीक है जी। सबसे पहले तो प्रबंधन की अगर हम बात करें तो कीट और बीमारियां बहुत ज़्यादा पॉली हाउस में आ रही हैं, तो जिसकी वजह से हमारे किसान भाई सीधा कीटनाशक के ऊपर ही निर्भर कर रहे हैं। ये बहुत हमने देखा है, क्योंकि एक उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, जानकारी नहीं होती कि ये कीट से द्वारा किया गया नुकसान है या बीमारी से द्वारा या फिर पोषक तत्वों के द्वारा, क्योंकि कई बार तो कीट ऐसे होते हैं जिनका नुकसान हमें एकदम दिख जाता है। मान लीजिए फ्रूट के ऊपर लगने वाली सुंडी, कीट खाने वाला कीट, तो वो हमें दिख जाता है, किसान को भी दिख जाता है। पर कुछ और तरह के कीट होते हैं जो रस चूसते हैं, उनके जो सिम्टम होते हैं वो पत्तों के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे बीमारियों के हैं। तो फार्मर को या हमारे जो किसान भाई हैं वो पता नहीं लगा सकते कि ये कीट की वजह से हुआ है या बीमारी की वजह से, और अमूमन वो कीटनाशक कोई भी उठा के ले आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान करना पड़ता है। एक तो कीट नियंत्रण नहीं होता, दूसरा पैसे का नुकसान भी होता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आपको कि ये समय अब नहीं रहा कि हम कीटनाशक के ऊपर डिपेंड करें, हमें एकीकृत हानिकारक कीट जो है उसका प्रबंधन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने एकीकृत कीट प्रबंधन की बात करी, हाँ जी, इससे क्या तात्पर्य है? क्योंकि हमारा किसान बागवान यहाँ सोचेगा कि एक तरफ हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं, ऊपर से इंटीग्रेटेड आ गया। हाँ इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एकीकृत कीट प्रबंधन एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं जिसको हम इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसका ये अभिप्राय होता है कि हम जितनी भी विधियां हैं मैनेजमेंट की, प्रबंधन की, उनको एक साथ लेकर चलें। सिर्फ हम केमिकल कंट्रोल या कीटनाशी के ऊपर ना जाएं, हम रासायनिक एवं गैर रासायनिक सारे की सारी जो विधियां हैं उनको हम इस्तेमाल करके कीटों की संख्या जो है ना, एक इकोनॉमिक इंजरी लेवल होती है जो एक मापक है कि वो क्षति सीमा से नीचे नीचे हम कीट को लेके आएं, वो सारी की सारी गतिविधियों को इकट्ठे यूज करके, जिनमें जैसे कि हमारा कल्चरल, हम देखते हैं कि हम अपने कल्चर को कैसे चेंज करते हैं, हमने क्या खाना क्या पीना, इसी तरह हमने कौन सी क्रॉप लगानी, क्या वैरायटी होनी चाहिए, किस तरह की वो मिट्टी होनी चाहिए, हवा पानी कैसा होना चाहिए, वो कल्चर में आ गया है ना। फिर इसके साथ फिजिकल, हवा पानी हीट कैसी होनी चाहिए, वो उसमें हम ऑल्टर करके अपने कीटों को कम कर सकते हैं। फिर इसमें एक मैकेनिकल आ गया कि इसमें यह है कि हम कौन से उपकरण यूज कर सकते हैं, हम किस तरह से हैंड डिस्ट्रक्शन, तोड़ के हम एक फल को दबा देते हैं, जला देते हैं इन्फेस्टेड पौधों को, वो उस मैकेनिकल का पार्ट आ गया। कुछ हम ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ हम बायो कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम जैविक खेती के नाम से भी। बायो कंट्रोल कुछ ऐसे होते हैं जो नाशी, मैंने बोला था आपको, जैसे वो हमारे मित्र कीट होते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें जब हम इन सब से काम नहीं चले तब हम जाएंगे बोटानिकल्स की तरफ, जो हमारे जैसे नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स होते हैं, और अगर इन सब से काम नहीं चलता तो हम कीटनाशी की तरफ जाएं। तो ये एक एकीकृत कीट प्रबंधन है जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है प्रिवेंशन। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो इससे हमारा किसान बागवान बहुत लाभ ले सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि हमारे प्रदेश में कहीं सूखा, कहीं बारिश का बहुत आयत पर होना, ना होना, भौगोलिक परिस्थितियों का भिन्न भिन्न होना, तो इस तरह का जो मैनेजमेंट है एकीकृत, जो हम
खेती की बात, सुरक्षित खेती की बात कर रहे हैं, तो क्या इस तरह का जो पेस्ट मैनेजमेंट है वो सभी क्षेत्रों में एक समान लागू होता है कि वहाँ के जो संबंधित विशेषज्ञ हैं वो अलग, मतलब समय समय पर उनको उसी हिसाब से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान बागवानों के लिए? देखिए, किसान जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि हमने संरक्षित किया है जी, उसमें हमारा तापमान भी रेगुलेटेड है, उसमें हमारी आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी भी रेगुलेटेड है, सॉइल टाइप भी। लेकिन किसान भाइयों को वैज्ञानिकों की सलाह इसलिए लेनी पड़ती है कि उस वक्त कौन सी फसल है, उसके ऊपर कौन सा कीट है। अदरवाइज ये एक ही जैसा रहता है। हमें प्रिवेंशन करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ बातों का मैं आपको इसमें बताऊंगी कि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे ऑलरेडी कर रहे हैं किसान, वो ये सब कुछ जानते हैं, पर जो नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताऊंगी अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें करें तो वो अपनी बड़ी हानि से बच सकते हैं। जैसे कि आपका जो पॉली हाउस का नेट है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें दोहरे दरवाजे का प्रावधान होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने कई ऐसे बाहर विदेश में देखे हैं जहाँ पे उन्होंने सैनिटाइज़र या फिर आप कह लीजिए इस तरह के दरवाजे पे रखे हैं कि आप पैर भी उसमें डिप करके फिर अंदर जाइए। जो हमारे उपकरण हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए, है ना। फसल काटने से पहले और फसल उगाने से पहले साफ सफाई का रख रखाव, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। हमें हमारा किसान बागवान स्वयं कर सकता है, स्वयं कर सकता है। ऐसी नहीं है कि ये कोई चीजें आपने बाहर से लानी है, तो स्वयं की जाने वाली चीजें। हाँ जी। एक चीज में और बहुत जरूरी कि जब भी कोई हमारे अवशेष रह जाते हैं फसलों के, फसल कटने के बाद वो अवशेष हटाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाहे हमारे कीटाणु हों चाहे हमारे कीट हों, वो सभी के सभी उस अवशेष के अंदर सुप्तावस्था में रहते हैं। और अगर हमारे किसान बागवान अक्सर ये गलती कर जाते हैं जी। तो जब हमारी नई क्रॉप आती है तो वो सुप्तावस्था से निकल के कीटाणु चाहे बीमारी के हों चाहे कीटों के हों दोबारा से उस क्रॉप के ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो क्रॉप डिस्ट्रक्शन का काम है, ये जो हमें अवशेषों को खत्म करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। साथ ही एक और बात कि जो भी हम प्लांट लाते हैं लगाने के लिए, हम पौध लाते हैं, या ये एक सर्टिफाइड नर्सरी से ही लाई जाए, क्योंकि उसमें अगर हम डिजीज़ या इंसेक्ट लेके आ गए साथ में, रोपण सामग्री जो होनी चाहिए वो कीट उसके साथ नहीं आना चाहिए। बस इस बात का खास ध्यान रखें। तो कहने का मतलब है जो पौध है वो बिल्कुल हमारी सुरक्षित और सुरक्षित होनी चाहिए और रिकमेंडेड हो वहीं से ली जाए तो ज़्यादा रहे। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्योंकि सुरक्षित खेती के माध्यम से आजकल टमाटर की पैदावार भी की जा रही है, तो उस फसल को कौन कौन से कीट प्रकोपित करते हैं, कैसे उसका प्रबंधन होना चाहिए, इस पर थोड़ा बताएं। हाँ जी, मैंने आपको अभी प्रिवेंशन के बारे में बताया। इसके बाद एक चीज़ है कि जब आप प्लांट लगाते हैं उससे पहले आपको एक कीटों की मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग आप तभी कर सकते हैं कि हमारे जब उनको पता हो कि कौन से कीट हैं, जैसे आपने मुझसे पूछा। तो आजकल टमाटर की खेती की हम ही बात करेंगे, क्योंकि टमाटर हमारे सोलन क्षेत्र में भी अब लग रहा है। आजकल टमाटर की फसल आ रही है, तो उसके बारे में तो मुख्य पॉली हाउस के अंदर जो है 2 कैटेगरी के कीट हम बोल सकते हैं। एक ऐसे होते हैं जो काट के खाने वाले, जिसको हम फ्रूट बोरर कहते हैं। एक ऐसे होते हैं जो रस चूस के खाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो जो काट के खाने वाले होते हैं वो तो अक्सर हमें दिख जाते हैं, जिसमें हमारे एक हेलिकोवर्पा मिजरा आजकल बहुत अग्रसर है। इसके अलावा हमारे रस चूसने वाले हैं। एक जो खास आजकल कीट बहुत ज़्यादा है वो ट्यूटा एब्सोल्यूटा है। उसको हम सुरंगी कीट भी कहते हैं। वो सुरंगे बनाता है या गैलरीज बनाता है पत्तियों पे। इसके अलावा वाइट फ्लाइज, माइट्स, एफिड्स, थ्रिप्स, ये कुछ कीट है जिसके बारे में मैं अपने किसान एवं बागवान भाइयों को थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने माइट्स की बात करी और मैंने देखा पॉली हाउसेज में शायद सफ़ेद मक्खी या कुछ इस तरह का भी प्रकोपित करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सफ़ेद मक्खी एक ऐसा कीट है जो बहुत छोटी दिखने वाली सफ़ेद रंग की मक्खी है। अक्सर हमारे सारे बागवान भाई इसको तो पहचानते ही पहचानते हैं। ट्यूटा एब्सोल्यूटा को अभी नहीं पहचानते, उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। लेकिन सफ़ेद मक्खी पत्ते के पिछली सतह पे रहती है और वहीं पे वो अंडे देती है, 100 से 200 अंडे करीबन। और इसका जो जीवन चक्र है, ये अंडे से सुंडियाँ निकलती हैं, छोटे निम्फ्स निकलते हैं जो उसका रस चूसने लग जाते हैं, लेकिन वो हमें ऊपर से दिख नहीं पाते। और हम अक्सर क्या करते हैं, मॉनिटरिंग नहीं करते, जैसे मैंने बोला, और वो पत्ते की निचली सतह पे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती रहती है। इसका जो जीवन चक्र है बहुत छोटा है, करीब 20 से 30 दिन का। और इसकी जो जनरेशन्स हैं वो कई सारी आती हैं, 10 से 12 आपकी साल में। इस तरह से अब आप सोच सकते हैं कि अगर 200 अंडे किसी ने दिए हैं, उसमें से 30 दिन के बाद और 200 मक्खी निकल गई, और उसमें से जो है
वो सारे सरवाइव कर गए तो आपकी फसल को बहुत टाइम नहीं लगेगा। पहले उसके ऊपर फसल पे हल्के पीले धब्बे पड़ जाते हैं और देखते ही देखते पूरी की पूरी फसल जो है काली हो जाती है। चाहे हम शिमला मिर्च की बात करें, चाहे टमाटर की करें, चाहे हम कद्दू वर्गीय सब्जी की करें और चाहे फूलों की करें, उन सबके ऊपर पॉलीफागस पेस्ट है जी। और साथ ही में इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बीमारी लाने का कारण है। तो ये वेक्टर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मच्छर मार लो, मलेरिया से कंट्रोल करने में हमें बहुत मुश्किल आ जाएगी, तो ये वेक्टर है। बहुत जल्दी इसको मारना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये फिर बीमारी लेके साथ आती है जी। तो आपके कहने का मतलब कि किसान भाइयों को इससे बचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो टूटा एब्सोल्यूटा की बात करी, क्योंकि देखिए किसान बागवान फसल तो उगाता है लेकिन कीटों की पहचान, अब ये तो आपने बता दिया इसका सफ़ेद मक्खी का, लेकिन कोई ऐसा थंब रूल जैसे टूटा एब्सोल्यूटा की बात कर रहे हैं, इसकी पहचान के लिए आप क्या मैं आपको बताती हूँ। ये एक पतंगे की तरह दिखने वाला इसका जो वयस्क है, बहुत छोटा सा हल्के भूरे या ग्रे रंग का एक कीट होता है उड़ने वाला। ये 1 से 2 मिलीमीटर बहुत छोटा है, तो हमें पता नहीं चलेगा उड़ते हुए, बहुत छोटा सा कीट है। और जैसे इसके भी यही है, 2 से 3 बैच में ये 250 से 300 अंडे पत्तियों पर, फूलों पर या फिर टमाटर के ऊपर, कहीं मर्जी ये अंडे देता है। अंडे से जो सुंडी निकलती है वो पत्तियों के अंदर चली जाती है और पत्तियों के अंदर जाके वो एक गैलरी बना लेती है, जिसको कहते हैं हम सुरंगे सी बना लेती हैं। अक्सर आपने भी टमाटर के पत्तों के ऊपर कुछ सफ़ेद रंग की सुरंगे सी देखी होंगी। देखते ही देखते वो सुरंगों में रस चूसती हैं। रस चूसने की वजह से उसकी फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाती है। और हम तो जानते ही हैं कि टमाटर की फसल बहुत छोटा पौधा होता है और वो देखते ही देखते पौधा भूरे रंग का हो जाता है। और कुछ टाइम अगर आप पॉली हाउस में, इसकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि हमें पॉली हाउस को देखने से लगेगा जैसे ये पूरे के पूरे पौधे जल गए हैं। तो अगर किसान बागवान भाइयों को ऐसा लगे, ये तो बहुत दूर की स्थिति है, ये तो हम पहुंचने दे ही नहीं सकते कि वो जलने वाला नजर आएगा। इसका एक और प्रॉब्लम ये है कि इसको हम पिन वॉर्म भी बोलते हैं। ये टमाटर के अंदर एक पिन की तरह, सुई की नोक की तरह छेद कर देती है और उसको भी खाता है। साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन या फिर कोई पैथोजन या बीमारी भी लेके आता है। तो इस तरह से ये टूटा एब्सोल्यूटा, तो इसके लिए हमें मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो मॉनिटरिंग का तरीका मैं आपको इसका समझाऊंगी जी। तो डॉक्टर साहब, प्रबंधन के लिए, क्योंकि प्रबंधन आपने कहा, क्योंकि देखिए ये मैं देख रहा हूँ जो प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग और इसका जो मैनेजमेंट है, ये तो सभी बीमारियों में किसान बागवानों को करना पड़ेगा। तो प्रबंधन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप भी, किस तरह से हमारा किसान बागवान, क्योंकि आजकल जैसे कि टमाटर की फसल लगी है और किसान बागवान जागरूक भी रहेगा कि मेरी फसल प्रकोपित ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैदावार मिले, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये हमारे यूनिवर्सिटी में भी टमाटर का ट्रांसप्लांटिंग हो गई है, तो मैं देख रही थी कि टूटा एब्सोल्यूटा ने ट्रांसप्लांटिंग के 1 हफ्ते के बाद आना शुरू कर दिया है। तो हमारे बागवान भाइयों को भी ये परेशानी आ रही होगी। तो अगर हम पॉली हाउस के अंदर की बात करते हैं, अगर कोई हमारे बागवान पॉली हाउस में क्रॉप लगा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रांसप्लांटिंग के समय से पहले ही आप उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट करें। वो कैसे करें, आपको कैसे पता चलेगा? एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हमारे किसान बागवान यहाँ उनको भी जिज्ञासा होगी, आपने कहा पॉली हाउस, कि ओपन फार्मिंग और पॉली हाउस प्रकोपित ये दोनों को करता है? दोनों को करता है जी, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं पॉली हाउस में ज़्यादा कर रहा है। हाँ, ओपन कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी कुछ प्रेडेटर होते हैं जो इनको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। तो पॉली हाउस के अंदर एक बार ये आ रहा है तो वही वाली बात हो गई कि इनके प्राकृतिक शत्रु नहीं है। ये कीट मैं आपको बताऊं क्या हुआ था, 2006 तक तो ये दक्षिण अमेरिका में ही था, वहाँ से बाहर नहीं निकला, वहाँ से फिर ये स्वीडन गया और 2016 में ये हिंदुस्तान में पहुँच गया। किसी ना किसी सामग्री के साथ आया होगा, जैसे मैंने बोला रोपण सामग्री जो है, कहने का मतलब कोरोना की तरह ये भी बस भ्रमण करता है। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि जो आप अपने ग्रीन हाउस के अंदर जो क्रॉप लेके जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से लेके जाएं, क्योंकि ये विदेशी कीट है। और जैसे हम रोपण सामग्री, नाम से भी लगी रहा है। हाँ जी, रोपण सामग्री के साथ ही आ जाता है जी। तो हम अपनी फसल के अंदर कोशिश करें कि पहुंचे ही ना। तो वो मैंने आपको बताया कि ट्रांसप्लांटिंग से पहले आप एक वहाँ पे लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें। लाइट ट्रैप आप क्या कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं होता, एक बल्ब होता है जिसके नीचे एक टब रखा होता है, हमारे बागवान भाइयों को भी पता होता है। तो ये मौत है, छोटा सा एक पंख का कीड़ा है, तो क्या होता है लाइट की तरफ आकर्षित होता है। तो आप 150 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक लाइट ट्रैप लगाइए। तो आपको जैसे ही ट्रांसप्लांटिंग आपने कर ली, आपने एक लाइट ट्रैप पहले लगा दिया,
पहले लगा दिया ट्रांसप्लांटिंग से। अब आपको पता है कि आपकी क्रॉप के ऊपर अगर ये पतंगा होगा तो वो उस लाइट ट्रैप की तरफ आकर्षित ज़रूर होगा और उसमें गिर जाएगा, और आपको उसकी, अगर आप पत्तों पे नहीं भी देख रहे तो आपको वो नज़र आ जाएगा कि ये जो है हमारे यहाँ पे ट्यूटा एब्सोल्यूटा आ गया है। उसको और कन्फर्म, लाइट ट्रैप पे तो आपके बाकी के कीट पतंगे भी आएंगे, जैसे हेलिकोवर्पा, ये भी एक फ्रूट बोरर है जो बहुत ही ज़्यादा पेस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बोलते हैं जी हम इसको, क्योंकि इसका भी जो है नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है हेलिकोवर्पा का। तो ट्यूटा एब्सोल्यूटा इनके वो लाइट की तरफ वो भी आकर्षित होगा, उसका भी आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप एक और चीज़ लगाइए, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी प्रॉब्लम बड़ी है, इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये बात बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो आप एक फेरोमोन ट्रैप भी साथ में लगाइए जी। तो कहने का मतलब है कि यदि उसको लगाएंगे तो इसका प्रकोप जो है, मतलब एक तो इसके लक्षणों का पता लग जाएगा और उसके प्रकोप को भी कम किया जा सकेगा। हाँ जी। फेरोमोन ट्रैप देखिए, एक ऐसा फेरोमोन एक केमिकल मैसेंजर सिक्रीशन होता है, वो मार्केट में कुछ 50-60 रुपए का एक कैप्सूल की तरह मिलने वाला एक छोटा सा ट्रैप है, उसके साथ एक ट्रैप भी मिल जाता है। मतलब ट्रैप मतलब एक उपकरण है प्लास्टिक का बना हुआ, जिसके अंदर वो हम कैप्सूल फिट कर देंगे। अब ये कैप्सूल एक गंध छोड़ेगा जिससे जो है नर ट्यूटा एब्सोल्यूटा, ट्यूटा ल्योर के नाम से आता है। ये बात हमारे बागवान भाई याद रखें कि ट्यूटा लोर वाला ल्योर करके जो फेरोमोन आता है वो ज़रूर लें। अब 1000-1500 का कीटनाशक लेने से अच्छा है ये एक कैप्सूल ले लिया जाए, और ये गैर रासायनिक है, तो ये क्या करेगा, ये नर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और नर इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और एक ये इसके नीचे प्लास्टिक लगा होता है, उसके अंदर नर गिरते रहेंगे और ट्रैप हो जाएंगे। तो इससे 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो ये कि हमारे बागवान को पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्यूटा एब्सोल्यूटा आ गया है, दूसरा वो ये इसको कैच भी कर रहा है। तो और तीसरे मैम, जैसा कि आपने कहा कि यदि हम आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो बिल्कुल नगण्य पैसों में ही है ये आ रहा है। हाँ जी। अर्थात आप कह रहे हैं कि ऐसे 1400-1500 रुपए का उन्हें व्यय करना पड़ेगा और ये 50-60 रुपए में इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अगर हम ओपन कंडीशंस की बात करें तो 4 से 5 ट्रैप प्रति हेक्टेयर हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए, अगर हमें दिखे कि उसमें 5 से 10 बहुत ज़्यादा हमारे ट्यूटा आ रहे हैं तो हम इसकी दर बढ़ा सकते हैं, 20-30 तक भी जा सकते हैं। तब हमने इसको कैच करने को, अभी सिर्फ हम देखने के लिए लगा रहे हैं। तो हम पॉली हाउस में देखने के लिए 300 स्क्वायर मीटर में एक ट्रैप लगाएंगे, कम से कम 2 फीट की ऊंचाई पे। इस तरह से हमें लाइट ट्रैप और ल्योर, ये ट्यूटा लोर से हमें पता चल जाएगा कि ट्यूटा एब्सोल्यूटा इसमें आ चुका है। और किसान भाई हेलिकोवर्पा के लिए हेलील्योर लगा सकते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, एक प्लास्टिक का उपकरण है जो आपके हमेशा चलने वाला है, और ये बाजार में आसानी से उपलब्ध है। कैप्सूल की आपको आसानी से मिल जाते हैं, बस वो आपका 20-25 दिन तक तकरीबन चलता है। पॉली हाउस में हमारे कोई बारिश भी नहीं हो रही है ना, तो ये 20-25 दिन आराम से चलता है। 20-25 दिन बाद आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं कैप्सूल। उपकरण तो वो जो ट्रैप है वो वहीं का वहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन से कीट होते हैं जिसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है संरक्षित खेती के अंतर्गत? हाँ देखिए, अभी मैंने आपको एक ट्यूटा एब्सोल्यूटा बताया, दूसरा वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई आप ना तो ज़्यादा लाइट ट्रैप पे पकड़ सकते हैं और ना ज़्यादा फेरोमोन ट्रैप पे पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी मक्खी होती है जो अक्सर पत्तों के पीछे, आप पत्ते अगर हाथ लगाएंगे तो वो बहुत सारी मक्खियाँ आपको उड़ती हुई नजर आएंगी। बहुत ही छोटी सी सफ़ेद मक्खी होती है, तो उसके लिए आपको एक ग्रीन और नीला और पीला चिपचिपा ट्रैप लगाने की भी ज़रूरत है। आपने अपने पॉली हाउस का खर्चा तो किया ही है, सिर्फ इन ट्रैप्स का खर्चा करना है, उससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत सारे कीटों से बच सकते हैं। तो आप पॉली हाउस के अंदर ये लकड़ी के बने हुए, एक गत्ते के बने हुए पीले और नीले चिपचिपे ट्रैप होते हैं। तो कुछ भी नहीं है, एक गत्ता है जो पीले रंग का होता है और उसके ऊपर कुछ चिपचिपा पदार्थ लगाया होता है, तो वो हम कम से कम क्रॉप के ऊपर कुछ 1-2 फीट के ऊपर लगा देते हैं। तो कई सारे हम उसको किसी पिलर से बांध दीजिए, ऊपर से लटका दीजिए, जैसे भी, तो एक कीट जो है उड़ के उसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि बिल्कुल सस्ते दामों में अच्छा प्रबंधन किया जा सकता है। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित हमारे सभी दर्शकों को दी, उसमें हमारे किसान भी है, बागवान भी है, आम व्यक्ति भी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।